आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सीबीआई एपीपी 2025 या 26 बोल सकते हैं। एग्ज़ाम तो 26 में होगा, सीबीआई एपीपी एग्ज़ाम में आएगा। आज डेट हो गई है 21 दिसंबर, राइट। 21 दिसंबर आज की डेट हो चुकी है। तो अपने पास कितने दिन बाकी है? 11 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम है, तो अराउंड 20 डेज आर लेफ्ट। तो अभी हमको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस करने ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लगाने ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अंडर 123। 123 में प्रेसिडेंट के पास में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है। अब ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसमें से बताना कि कितने सारे सही, एक सही है, दो सही है, तीन सही है, कितने सही है। ठीक है, तो सबसे पहले सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 इज जस्टिसिएबल। तो ऐसा ये एक स्टेटमेंट है करेक्ट, क्योंकि जो 38 अमेंडमेंट एक्ट था वो प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन को फाइनल बनाता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट से ये क्लॉज को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड एसआर बोमाई ने हेल्ड किया कि सेटिस्फैक्शन को चैलेंज किया जा सकता है अगर वो ग्राउंड मेलाफाइड हो तो। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, ऑर्डिनेंस हैज़ द सेम इफेक्ट, सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जो ऑर्डिनेंस है उसका इफेक्ट सेम होता है एज द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाती है उसका सेम इफेक्ट रहता है एज दैट ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जो भी पार्लियामेंट एक्ट्स बनाती है और जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाते हैं, दोनों का जो इफेक्ट होता है वो सेम इफेक्ट रहता है और फोर्स भी सेम रहता है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा, एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स ऑपरेशन। जो अमेंडमेंट है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है? तो आंसर है नहीं, नहीं कर सकता, क्योंकि ऑर्डिनेंस एक लेजिस्लेटिव पावर है जो कि प्रेसिडेंट को दी गई है, बट इसमें भी लिमिटेशन है जो कि लिमिटेशंस हैं। ठीक है, आर्टिकल 368 से ही खाली एक प्रोसीजर है जो कि पार्लियामेंट को चेंज कर सकता है, कोई ऑर्डिनेंस चेंज नहीं कर सकता। तो इसका आंसर होगा हमारा, दो स्टेटमेंट सही है। कौन से स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 जस्टिसिएबल है, और दूसरा ऑर्डिनेंस हैज द सेम इफेक्ट। ऑर्डिनेंस का सेम इफेक्ट है, चल ऑर्डिनेंस का सेम इफेक्ट होता है, जैसे पार्लियामेंट एक्ट बनाती वैसे ही सेम इसका इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड अ केयरफुल बैलेंस स्कीम ऑफ अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट करता है बैलेंस स्कीम ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, और यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वो अलाउड होता है, मतलब उसमें अमेंडमेंट रिवोल्यूशन अलाउड होता है आर्टिकल 368 में। अमेंडिंग पावर ऑपरेट सब्जेक्ट टू द प्रोसीजरल सेफगार्ड। जो अमेंडिंग पावर है वो सेफगार्ड के ऊपर ऑपरेट करती है एंड फेडरल कंसिडरेशन एंड इम्प्लीमेंटेड सब्सटैंटिव लिमिट्स। इन दिस कॉन्टेक्स्ट हमको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है कि नहीं। फॉलोइंग स्टेटमेंट, सबसे पहला स्टेटमेंट है द अमेंडमेंट विच सीक्स टू ऑल्टर द मैनर ऑफ इलेक्शन। जो अमेंडमेंट मैनर ऑफ इलेक्शन को विच सीक्स टू अमेंड, कोई अमेंडमेंट जो कि ऑल्टर कर रहा है मैनर ऑफ इलेक्शन को of the president necessary requires ratification by not less than half of the states irrespective of whether the alteration affects the executive power of the union or state or not। इसमें ये बोल रहा है कि जो अमेंडमेंट है जो कि ऑल्टर कर रहा है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में, उसका रेटिफिकेशन ज़रूरी है हाफ ऑफ द स्टेट से। ये मैटर नहीं करता कि ये जो अल्ट्रेशन है वो इफ़ेक्ट करता है पावर ऑफ यूनियन और नॉट। ये चीज़ हमारा जो है वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। यही स्टेटमेंट यहाँ भी दी गई है, यहाँ पर डॉट डॉट करके लिख दिया गया है। तो यहाँ पे आर्टिकल 368 का प्रोवाइजो ए स्पेसिफाई करता है कि आर्टिकल 54, 55 एज रिगार्डेड एज रेटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर।
यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि अगर हमको चेंजेस करने हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को तो वहाँ पर रेटिफिकेशन ज़रूरी होगा हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर पे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्यूली, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो ड्यूली पास अंडर आर्टिकल 368, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो पास किया गया है आर्टिकल 368 में बिकम्स द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है, इज नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 13 नॉट फाइंडिंग एनीथिंग इट में। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि पास किया गया है हमारा आर्टिकल 368 में, उस पर आर्टिकल 13 क्या बात करता है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में। जुडिशियल रिव्यू तो बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि पास किया गया आर्टिकल 368 में वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में नहीं आता है और ये चाहे तो हमारा फंडामेंटल राइट्स छीन ले। ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली इज रॉन्ग। नो, राइट, इट इज़ राइट। देखिए जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 3 इसके प्रीव्यू में नहीं आता है, ये ऐसा बोला गया है 24 कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड किया गया था कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। बाकी देखा जाए ये कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, लेकिन ये जो हमारा जुडिशियल प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल 368 में जो भी अमेंडमेंट किए जाते हैं दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू विच वाज हेल्ड इन केशवानंद भारती केस, कि कॉन्स्टिट्यूशन का हर पार्ट को पार्लियामेंट चेंज कर सकती है बट इट कैन नॉट चेंज दी बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज़ राइट बट इट इज़ रॉन्ग बेस्ड ऑन दी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। फिर नेक्स्ट हमारा है द रिक्वायरमेंट ऑफ रेटिफिकेशन बाय स्टेट अप्लाइज ओनली व्हेन द अमेंडमेंट सीक्स टू मेक अ चेंज इन द टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोविजन, नॉट व्हेन इट ऑल्टर्स देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो रेटिफिकेशन दिया गया है वो अप्लाई तभी करेगा जब अमेंडमेंट हम चेंज कर रहे हैं टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, जो भी प्रोविजन, टेक्सचुअल मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट है उसको चेंज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ऑपरेशन के ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं करेगी। तो ये देखने से ही थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कीहोटो होलोरन के केस में कि रेटिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड नॉट जस्ट फॉर द टेक्सचुअल चेंजेस बट ऑल्सो टू द चेंजेस दैट अफेक्ट्स द स्कोप्स एंड प्रैक्टिकल ऑपरेशन ऑफ द एंट्रेंस प्रोविजन लाइक हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन। फिर जो फोर्थ स्टेटमेंट है, The President is constitutionally bound to give assent to a constitutional amendment bill। जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को असेंट देने के लिए बाउंड है। तो उसका आंसर क्या होगा, ये सही है कि गलत है? तो ये सही है क्योंकि प्रेसिडेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू गिव असेंट। 24 के अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था कि 368 में जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं प्रेसिडेंट हैव टू गिव द असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। Moving on, with reference to the Election Commission of India, consider the following. The Constitution bar the Election Commissioner after they have retired from the government service। ऐसा नहीं है, जो इलेक्शन कमीशन के जो भी हमारे कमिश्नर्स होते हैं या अदर कमिश्नर्स होते हैं उसको अपॉइंट किया जाता है इवन दो दे आर रिटायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस। दिस इज़ रॉन्ग एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर enjoy the same security as a tenure of security of tenure as the judge of the Supreme Court। तो बात सही है। ठीक है, पहला वाला हमारा देखते हैं स्टेटमेंट सही है कि नहीं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई, स्पेसिफिकली कोई बार नहीं करता फर्दर एम्प्लॉयमेंट में, जैसे कि यूपीएससी चेयरमैन के लिए है कि वो ऑलरेडी रिटायर्ड सर्विसमैन नहीं होने चाहिए, ऐसा कोई बार उसमें नहीं है। और सेक्शन 319 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करता है कि रिटायरमेंट के बाद जो हमारे जो भी ऑफिसर जो हमारे चेयरमैन होंगे यूपीएससी के चेयरमैन होंगे वो कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते अंडर एनी गवर्नमेंट फर्दर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे लैंग्वेज एक बार पढ़ देती हूँ मैं इसके। द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी इनएलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट ईदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। मतलब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में दोबारा एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते,
लेकिन इलेक्शन कमीशन के केस में ऐसा कोई स्पेसिफिक बार नहीं दिया गया है कि वंस दे आर रिटायर्ड फ्रॉम देयर ऑफिस दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड एनी ऑफिस अंडर द एनी गवर्नमेंट इन इंडिया. Moving on the second statement, the election commissioner enjoy the same power and security of tenure as the judge of the Supreme Court. This is right. तो जो हमारे इलेक्शन कमीशन होते हैं वो रिमूव नहीं किए जाते फ्रॉम द ऑफिस एंड उनका मैनर और जो भी मतलब रिमूवल ग्राउंड है वो एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की तरह ही है. प्रूवन डिसबिहेवियर एंड प्रूवन इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर, ऐसे करके दोष हमारे वो हैं. Moving on to the next question, assertion reason. The governor may reserve a bill passed by the state legislature. जो गवर्नर है वो स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. सही है. The constitution mandates that any bill affecting the power of the high court has to be reserved for the president consideration. तो यहाँ पे हमारा assertion जो है वो क्या है, ट्रू है. 200 जो है वो ग्रांट करते हैं गवर्नर को डिस्क्रिशन की वो रिजर्व कर रख सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं कोई बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट. और हमारा रीजनिंग जो है वो भी सही है कि सेकेंड प्रोवाइजो ऑफ 200 मैंडेट करते जो गवर्नर है उसको रिजर्व करना पड़ेगा बिल को इफ़ सो डेरीगेट फ्रॉम द पावर ऑफ, जो हाई कोर्ट की पावर है उससे उसमें चेंजेस लाने. क्या बोल रहे हैं लैंग्वेज एक बार देखते हैं. कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट एनी बिल अफेक्टिंग द पावर ऑफ द हाई कोर्ट, जो भी पावर ऐसी बिल है स्टेट लेजिस्लेचर की ऐसी बिल है जो कि हाई कोर्ट की पावर को चेंज करने की बात करती है, अफेक्ट करने की बात करती है, उसको रिजर्व करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है फॉर द गवर्नर टू रिजर्व इट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो ये करेक्ट हो जाएगा. तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये सही तो है, बी इज़ ट्रू. ए भी ट्रू है, ए भी ट्रू है और रीजनिंग भी ट्रू है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे का. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओनली लोकसभा कैन इंट्रोड्यूस मनी बिल. ऑफ कोर्स ठीक है. फिर राज्यसभा जिसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, ऑफ कोर्स ठीक है, सही है. और द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर द मनी बिल वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल. तो उसकी अथॉरिटी जो हमारी है दी गई है, स्पीकर के पास में फाइनल अथॉरिटी होती है डिसाइड करने के लिए कोई बिल मनी बिल है कि नहीं. ठीक है. यहाँ पे आर्टिकल 110 में दिया गया है कि डिसीजन जो है वो स्पीकर का फाइनल होता है कि कोई बिल मनी बिल होगी कि नहीं होगी. मूविंग ऑन, सेक्शन 6 बात करता है, अपने को बताना है कि इसमें से कौन सा सही है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग. ये इटसेल्फ एक फंडामेंटल राइट से सही है. द पार्लियामेंट कैन नॉट, द पार्लियामेंट, अरे व्हाई आर यू मूविंग लाइक दैट. हाँ, पार्लियामेंट कैन कंप्लीटली एब्रोगेट आर्टिकल 32 बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. जो पार्लियामेंट है वो कम्प्लीटली एब्रोगेट कर सकता है आर्टिकल 32 बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. क्या ऐसा पार्लियामेंट कर सकता है? आंसर है नहीं. 32 इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो कि हेल्ड किया गया था केशवानंद भारती एज वेल एज दी एल चंद्र कुमार केस, और इट कैन नॉट बी एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट. ठीक है. फिर सुप्रीम कोर्ट में इशू रिट नॉट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट. सुप्रीम कोर्ट में इशू रिट not only for enforcement of the fundamental rights. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कि मे इशू रिट नॉट ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो फॉर द लीगल राइट्स, ये चीज़ गलत है. सुप्रीम कोर्ट के पास जो जुरिस्डिक्शन है वो काफ़ी नैरो है एज़ कम्पेयर टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट रिगार्डिंग द इशूइंग ऑफ द रिट. आर्टिकल 226 और 32 में यही डिफरेंस है. आर्टिकल 32 जो जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है रिगार्डिंग द इशूएंस ऑफ द रिट, वो नैरो है एज़ कम्पेयर टू जो हाई कोर्ट को पावर दी गई है 226 में थोड़ा वाइड है. हाई कोर्ट जो है वो दोनों जो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एज वेल एज द इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल राइट के बारे में बात करता है, वेयर एज आर्टिकल 32 खाली बस इशुएंस ऑफ द रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है. लीगल राइट का पावर सुप्रीम कोर्ट को नहीं है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिलेशनशिप, ये बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है.
अपने को फोकस करना है इसकी स्टेटमेंट्स के ऊपर। द पार्लियामेंट में बाय The Parliament may legislate on the matter enumerated in the state list if such legislation is accidental to the exercise of its power over the union list। जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में स्टेट ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकता है, लेजिस्लेट कर सकता है अगर उसकी जो पावर है वो इंसिडेंटल है, जो कि पावर दी गई है यूनियन में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट मैजिस्ट्रेट ऑन द मैटर ऑन द स्टेट लिस्ट, इसका आंसर ये सही है। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथन सब्सटेंस के अकॉर्डिंग इफ द लेजिस्लेचर फॉल्स सब्सटेंशियली विद इन द यूनियन लिस्ट, अगर कोई भी लेजिस्लेशन जो है वो फॉल करता है विद इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है, उसका पिथन सब्सटेंस का मतलब ये है कि उसका जो एसेंस है ना वो फॉल करता है। पिथन सब्सटेंस का मतलब ये है कि जो एसेंस होता है ना किसी भी लॉ का वो बेसिकली होना चाहिए। जैसे कि अगर एसेंस है हमारा, जैसे एग्जांपल के लिए रेलवे इज़ द यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट, तो अगर कोई भी ऐसा लॉ जो उसके रेलवे के एम्बिट में आता है उसमें लॉ हमेशा पार्लियामेंट के पास पावर है। तो इसीलिए अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि गलती से या फिर उसका जो पिथन सब्सटेंस है वो स्टेट लिस्ट में आ गए, तभी यहाँ पे पार्लियामेंट को बनाने की पावर है। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा कि द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 349 cease to have effect immediately upon the expiration of the resolution of the council of the state। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। द स्टेट लॉ cease to have effect only on the expiration of 6 month after the resolution of the, immediately नहीं होता है, 6 मंथ के अंदर होता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। फिर आर्टिकल 356(4) अप्लाइज ओनली when the both parliament and the state legislature legislate under the concurrent list। जब स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये जो हमारा अप्लाई करता है 354 अप्लाई तभी करता है जब बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेट करते हैं हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ये चीज़ स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेप्रेगेंसी आर्टिकल 354 बात करता है स्पेसिफिकली एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट। द लास्ट वन है हमारा कि रेस्टिट्यूटरी पावर टू लेजिस्लेट इंक्लूड नॉट ओनली द सब्जेक्ट। रेस्टिट्यूटरी पावर में वो तो सब्जेक्ट्स होंगे जो किसी लिस्ट में नहीं दिए हैं, अब वो भी सब्जेक्ट्स होंगे जो अननोन है, जो टू दी एट द कन्वेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की उस टाइम पे अननोन है वो भी होगा। तो ये सही है कि द यूनियन लिस्ट कवर्स एनी मैटर नॉट ओनली एमरेटेड इन द सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट, ठीक है, इट इंक्लूड न्यू सब्जेक्ट, जैसे साइबर लॉ उस टाइम नहीं था, स्पेस लॉ उस टाइम नहीं था, तो उसमें भी काम किया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, एमरजेंसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी may be issued even before the actual occurrence of the war, armed rebellion, if the president is satisfied that an occurrence is imminent। जो हमारा एमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर एक्चुअल occurrence ऑफ द वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन से पहले किया जा सकता है। तो आई गेस दिस इज़ राइट। इसकी रीजनिंग देख लेते हैं। दिस इज़ करेक्ट, द स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। दिस एक्सप्लेनेशन 2 आर्टिकल 352 स्टेट करता है कि प्रेसिडेंट कैन इशू कर सकता है अगर इमिनेंट डेंजर एग्जिस्ट करता है तो। मूविंग ऑन, द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इशूइंग द प्रोक्लेमेशन इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू एज इट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्स द फाइनल डिक्लेयर टू बी फाइनल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या जो पावर है प्रेसिडेंट का इशू करने का प्रोक्लेमेशन वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में नहीं आता है? तो उसका आंसर देखेंगे हम, ये इनकरेक्ट है। ये चीज़ हेल्ड किया गया था मिनर्वा मिल्स के केस में कि जो पावर है प्रेसिडेंट की टू इशू सेटिस्फैक्शन जो है प्रेसिडेंट का वो इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। अगर वो मेलाफाइड हो गया, इररिलेवेंट होगा, तो उसको सुप्रीम कोर्ट या किसी भी सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियसली ले जाया जा सकता है।
ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट the executive power of the union extend to giving direction to state on the matter otherwise within their executive competency। जहाँ पे हमारा प्रोक्लेमेशन होता है, क्या उस टाइम पे जो यूनियन जो है वो डायरेक्शंस दे सकती है स्टेट को? द आंसर इज करेक्ट। ठीक है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर दे सकती है। मूविंग ऑन, द एनफोर्समेंट ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स स्टैंड ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। क्या फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं जब प्रोक्लेमेशन हो रहा है हमारा आर्टिकल्स में? तो यहाँ पे बोलते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखते रीजनिंग, आर्टिकल 358 जो है वो सस्पेंड करता है आर्टिकल 19 को। 19 लिखा रहता तो आंसर करेक्ट होता, लेकिन हाउएवर यहाँ पे दिया गया 359 में आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। मूविंग ऑन, ये क्वेश्चन है हमारा मनी बिल के ऊपर। A money bill cannot be introduced in the राज्य सभा अंडर एनी सर्कमस्टेंस। क्या मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता राज्यसभा में अंडर एनी सर्कमस्टेंस? सही है, मनी बिल इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। मूविंग ऑन, राज्यसभा हैज़ नो पावर टू अमेंड और रिजेक्ट मनी बिल। ये आंसर सही है, राज्यसभा के पास उतनी पावर नहीं होती रिगार्डिंग दी मनी बिल। In case of disagreement between two houses over a constitution amendment bill, there is no provision of joint sitting। जब यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, वहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है जॉइंट सीटिंग का। आंसर इज करेक्ट। 108 बात करते हैं ऑर्डनरी बिल्स के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में स्पेशल मेजोरिटी इन ईच हाउस रिक्वायर्ड होती है, वहाँ जॉइंट सीटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, स्पेशल मेजोरिटी ऑन द ईच हाउस इज रिक्वायर्ड। फिर फोर्थ हमारा स्टेटमेंट है, द स्पीकर्स डिसीजन ऑन वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जो स्पीकर का डिसीजन है कि ये मनी बिल, फाइनल डिसीजन होता है वो स्पीकर का ही होता है, डिसीजन इज़ फाइनल। ठीक है, लेकिन कियोटो होलोहन केस में ये चीज़ हेल्ड किया गया था और सब्सिक्वेंट आधार जजमेंट में ये हेल्ड किया गया था। जो फाइनलिटी है ना वो एक्सक्लूडेड नहीं है, वो इंक्लूडेड है हमारा जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में, और उसको डिसीजन को डिक्लेयर किया जा सकता है एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और परवेसिव। फिर ये हमारा क्वेश्चन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर में। द स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करती है बोथ पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। द आंसर इज करेक्ट। और जो फाइनेंस कमीशन जो होती है वो रिकमेंडेशन देती है टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट एंड सप्लीमेंट द पंचायत। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि ये भी स्टेटमेंट सही है। जस्ट सेक्शन 28 280 का 3 का बी एंड सी जो बात करता है वो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन सजेस्ट करेगा मेजर्स टू ऑगमेंट द स्टेट फंड टू हेल्प पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी बेस्ड ऑन द स्टेट फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन एंग्रेव्स एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी विथ केयरफुल कोलैबोरेटेड चेक होता है, यहाँ पे केयरफुली कोलैबोरेटेड चेक होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर। ठीक है, और जो अपॉइंटमेंट टेन्यूर और रिमूवल ऑफ जजेस होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में अपने को बताना है ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो 65 ईयर्स तक हमारा मतलब ऑफिस होल्ड कर सकता है, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। द जज ऑफ द हाई कोर्ट में ट्रांसफर बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजीआई। क्या हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो आंसर इज़ करेक्ट, आर्टिकल 222 में दिया गया है ये चीज़। फिर थर्ड है हमारा, द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द जज इज़ आइडेंटिकल टू द रिमूवल ऑफ द आर्टिकल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट, ये दिया गया है हमारा 124 के 4 में दिया गया है प्रेसिडेंट का रिमूवल, और 217 में दिया गया है 124 के 4 में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल, और 217 के इसमें दिया है हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल। ये लास्ट है कि पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉट ऑफ द हाई कोर्ट। ये स्टेटमेंट जो है हमारा वो भी करेक्ट है। पार्लियामेंट जो है वो एम्पावर्ड है डिसाइड करने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रेंथ को डिसाइड कर सकती है, बट हाई कोर्ट के स्ट्रेंथ को डिसाइड नहीं कर सकती है। ठीक है, फिर हमारा फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू, ये आर्टिकल 19 के ऊपर क्वेश्चन है।
तो फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू एक्सप्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक्सप्रेसली कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के ऊपर बेस्ड है एंड ऑल्सो शेप इन बाय द स्ट्रक्चरल डॉक्ट्राइन एंड एम्बेडेड इन पार्ट 3। ठीक है, अब ये बताना है अपने को आर्टिकल 19 जो है, जो फ्रीडम देता है वो ओनली सिटीजन्स के ऊपर है और परमिट करता है स्टेट को जो कि इम्पोज कर सकते रीजनेबल इंस्ट्रक्शन ऑन द ग्राउंड्स एक्सप्रेसली इनमरेटेड देयरिन। मतलब आर्टिकल 19 जो है वो प्रोवाइड करता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में एंड उसी आर्टिकल में दिया गया है उसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड द स्टेट हैज़ द पावर टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर और द राइट ऑफ द इंडिविजुअल अंडर आर्टिकल 19। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है और ये अवेलेबल हमेशा हम सिटीजन्स को होता है, फॉरेनर्स को नहीं होता। आर्टिकल 19 द राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी मीन्स द पर्सन शुड नॉट बी इंक्रीमेंटेड अगेन एंड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस। आर्टिकल 20 जो है अप्लाई करता है प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट के ऊपर, सेम ऑफेंस के लिए डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स के ऊपर अप्लाई नहीं करता। ये भी स्टेटमेंट सही है। हमारा केस लॉ है एस ए वेंकट रमनन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 20 का 2 जो है वो अप्लाई करता है जुडिशियल पनिशमेंट्स पे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पे अप्लाई नहीं करता है। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो 20 का 3 में दिया गया वो एक्सटेंड करता है टू दी फिजिकल एविडेंस कंपल्सरी ऑब्टेन फ्रॉम द एक्यूज। जो फिजिकल एविडेंस ले रहे हैं, मिल रहा है एक्यूज से, उसके ऊपर भी अप्लाई करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है वो एक्सटेंड, मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है जो हमारा प्रोटेक्शन है वो एक्सटेंड करता है, मींस अप्लाई करता है फिजिकल एविडेंस कंपलसरी ऑब्टेन फ्रॉम द एक्यूज। इसके एग्जांपल मैं देती हूँ कि अगर एक्यूज है हमारा रेप का एक्यूज है, अब उस एक्यूज से हम लोग उसकी बॉडी से हम लोग उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन करके या फिर अगर हमको सीमेन मिल रहा है अगर किसी फीमेल के, तो उस मेल जो रेपिस्ट हमारा है या बोल सकते जो अक्यूज्ड पर्सन हमारा है उसकी बॉडी से हम डीएनए सैम्पलिंग करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे कि ये जो सैंपल हमने फीमेल से एक्वायर किया गया वो दोनों सेम है कि नहीं सेम है। तो वहाँ पे ये फिजिकल एविडेंस हुआ, जो डीएनए सैम्पलिंग हुई वो फिजिकल एविडेंस हुई। तो ये हमारा क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ क्रिमिनेशन मीन्स सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब हम खुद से एविडेंस नहीं देंगे अपने आप को मतलब फंसाने के लिए। वो एक्सटेंड करता है फिजिकल एविडेंस जो कंपलसरी लिए जा रहे एक्यूज से, इस पर एक्सटेंड नहीं करता। ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन हमेशा स्टेटमेंट्स पे रहता है कि हमको फोर्स नहीं किया, स्टेटमेंट्स या कन्फेशन के ऊपर रहेगा कि हमको फोर्स नहीं किया जाएगा, फोर्स कन्फेशन के ऊपर नहीं रहता ये। लेकिन जो फिजिकल एविडेंस उसकी बॉडी से निकाले जा रहे हैं वो अलाउड है क्योंकि वो कंपलसरी है देना। वहाँ पे हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं है कि वो बोल दे कि नहीं हम डीएनए नहीं देंगे, ऐसा कुछ उसके पास राइट नहीं है। उससे ज़बरदस्ती बुलवाया नहीं जा सकता, ये राइट उसके पास एग्जिस्ट करता है। तो ये एससी काथी कालूर ओगाड़ के वाले केस में ये बोला गया था टू बी विटनेस मीन्स, मतलब इसका जो लैंग्वेज है अगर हम 20 के 3 का लैंग्वेज को रीड करेंगे तो उसमें बोला जाता है कि नो वन शुड बी फोर्स। जस्ट अ मिनट मैं देख लेती हूँ। जो लैंग्वेज हमारी है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। यहाँ पे कंपेल नहीं किया जाता, कोई भी व्यक्ति जो है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि तुम अपने अगेंस्ट विटनेस बनो। ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ क्रिमिनेशन ये है कि उसको विटनेस खुद का नहीं बनाया जाता है। मीन्स इम्पार्टिंग पर्सनल नॉलेज, जो थंब इम्प्रेशन दे रहे हैं, सिग्नेचर्स दे रहे हैं, फिजिकल सैंपल्स डीएनए दे रहे हैं, वो वायलेट नहीं करता आर्टिकल 20 के 3 को। फिर आर्टिकल 21 अप्लाइज टू सिटीजन्स नॉट अप्लाइज टू नॉन सिटीजन्स, ये इनकरेक्ट होता है। आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इट अप्लाइज टू द सिटीजन एज वेल एज टू द नॉन सिटीजन्स। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट कैन एंटरटेन एन अपील इन अ सिविल मैटर इफ इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये सही है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो एंटरटेन कर सकता है कोई भी सिविल मैटर को जो कि सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और 136 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड स्पेशल लीव
ऑफ अपील, मतलब स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में बात की जा रहा है कि स्पेशल लीव्स के से थ्रू हम लोग पहुंच सकते डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। ये दिया गया 136 में। सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्टेड ट्राइब्यूनल, तो दोनों सही होगा। जो सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करता है अपील को वो भी सही होता है। और 136 में दिया गया है कि स्पेशल लीव पिटीशंस के में जा सकते हैं किसी भी जजमेंट्स के कोई भी ट्राइब्यूनल या फिर कोर्ट ने दिया है तो। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप हम लोग ऐसे इस्टेब्लिश करते ए भी सही है बी भी सही है, बट दोनों के रिलेशन ऐसा है कि ये मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो असर्शन है वो जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, इसलिए बोथ आर ट्रू बट इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ नेक्स्ट वन। ठीक है, फिर जो गवर्नर है वो अपना ऑफिस को होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कैन नॉट बी रिमूव आर्बिट्रेरी। हाँ, ये भी सही है, ये सही है। सुप्रीम जो गवर्नर होता है वो अपना जो पोजीशन है वो होल्ड तो करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बट उसको आर्बिट्रेरी रिमूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, वहाँ पर आर्बिट्रेरी रिमूवल नहीं होता। बीपी सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये इस्टेब्लिश किया गया था जो प्लेजर डॉक्ट्राइन वो एग्जिस्ट करता है और जो विड्रॉल ऑफ प्लेजर होता है वो आर्बिट्रेरी या मेलाफाइड नहीं होना चाहिए। द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन इन द मैटर वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस टू सो दैट, मतलब जहाँ जहाँ पे गवर्नर को पावर दी गई है अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने में वहाँ पे वो कर सकता है। ठीक है, 163 में दिया गया डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। द गवर्नर पावर टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिस्क्रिशनरी इन ऑल केसेस। क्या ये पावर जो दी गई है प्रेसिडेंट को वो हर केस में डिस्क्रिशनरी है? तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये मैंडेटरी होता है जब अगर कोई भी ऐसा बिल आता है स्टेट लेजिस्लेचर में जो कि हाई कोर्ट की पावर को चेंज करता है, तो वहाँ पे उसकी डिस्क्रिशन नहीं है, तो ऑल केसेस में नहीं अप्लाई करता। द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर exercise and the performance of the power and the duty of the office। ठीक है, तो गवर्नर के जो है आंसरेबल नहीं होता किसी भी कोर्ट के लिए फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द पावर ऑफ हिज ऑफिस। तो यहाँ पे ये करेक्ट है कि वो आंसरेबल नहीं है किसी कोर्ट में। 361 में दिया गया है कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है प्रेसिडेंट को कि वो किसी को भी आंसरेबल नहीं है। फिर चेयरमैन जो है यूपीएससी का वो रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स इंक्वायरी। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट कि जो चेयरमैन है उसको रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम द ऑफिस, और उसको रिमूवल कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के। और जो एक्सपेंडिचर है हमारा यूपीएससी का वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, 322 में दिया गया है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट एट लीस्ट हाफ ऑफ द यूपीएससी मेंबर मस्ट बी फॉर्मल सिविल सर्वेंट। ये ऐसा दिया है 316 में कि जो हाफ होंगे वो सिविल सर्वेंट, मतलब एज 10 ईयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट में सर्व किए होने चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे क्रिमिनल लॉज वगैरह कवर करेंगे नेक्स्ट में।